Hello everyone, today in this lecture explain some questions forward जो बताए थे सुबह के लेक्चर में, उनके आगे जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो कुछ क्वेश्चन जो है जो थ्योरेटिकल जो मैंने पोर्शन पढ़ाया है उस पे बेस्ड है, और कुछ जो डीप उसके थ्योरी के हैं वो मैं रहने दूँगी और केवल वही एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड जो कि थ्योरी से बेस्ड है। थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि देयर इज मार्किंग ऑन द आरबीसी पिपेट। क्या मार्किंग रहती है आरबीसी पिपेट की? तो 4 तो नहीं होती ना, 200 होती है, ना ही 300 होती है। आरबीसी पिपेट में हमको 0.5, 1 और 101 की मार्किंग मिलती है। इसमें एक ही मार्किंग आपको मिल रही है, वो है 0.5 की। इसी तरीके से इसमें एक सिंपल क्वेश्चन और है कि आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जब आप आरबीसी पिपेट पे आरबीसी लेते हो तो क्या प्रॉपर्टी रहती है डायलेटिंग फ्लूइड की? तो प्रिवेंट हीमोलिसिस, प्रिवेंट रिलैक्स फॉर्मेशन, प्रिवेंट क्लॉटिंग। तो डायलेटिंग फ्लूइड का मतलब ये है कि कोई भी हीमोलिसिस मतलब रिलेट फॉर्मेशन भी ये होता है कि आपकी सिक्के की तरीके की संरचना बन जानी, तो वो नहीं बनती है। तो डायलेटिंग फ्लूइड है तो इस तरीके की कोई संरचना नहीं बनेगी, हीमोलिसिस नहीं होती है, क्लॉटिंग नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही है, हीमोलिसिस याद रखना पड़ेगा, तो ऑल ऑप्शन होगा। बाकी सारे इसमें डीप मीनिंग क्वेश्चन है कि जैसे which condition there is abnormality in the synthesis of polypeptide chain of globin in hemoglobin, तो hemoglobinopathies इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। Syringe body in RBC can be prevented condition, तो ऑल ऑप्शन ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इनमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। फॉर्मल साइट्रेट सोल्यूशन इज यूज फॉर काउंटिंग ऑफ तो RBC। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। ये आपको सेकंड जब आपको दूसरी थ्योरी में बताऊंगी इससे रिलेटेड तब आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल सिंपल ही क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये है, विच निडल इज यूज फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन? सलाह निडल, ये आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैम सिंधी भी यूज़ होती है, बट वो बायोप्सी के लिए यूज़ होती है। यूज़ ये भी बोन मैरो के लिए होती है, बट बायोप्सी में ये एस्पिरेशन के लिए हमें सलाह निडल यूज़ करते हैं। विम सिल्वरमेंट फॉर लंबर पंक्चर्स के लिए यूज़ होती है। इसी तरीके से द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज़ नोन एज हीमोपोएसिस। मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? तो ये हीमोपोएसिस बोलते हैं। ये एक सिंपल टर्म है जो कहीं भी पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर्स प्रमोटिंग इरेथ्रोपोएसिस आर। कौन से फैक्टर है जो हमारे इरेथ्रोपोएसिस को अफेक्ट करते हैं? इरेथ्रोपोएसिस से भी मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स से होता है, रेड ब्लड सेल से होता है। तो और फैक्टर फोलिक एसिड तो पता ही है आयरन से रिलेटेड होता है। तो हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी, तो ये भी अफेक्ट करेगी। कोबैलमिन जो है वो भी विटामिन से रिलेटेड है सर, तो ये भी अफेक्ट करेगा। तो ये और फैक्टर्स आर इरेथ्रोपोएसिस को अफेक्ट करते हैं। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन इज नेचर। एरिथ्रोपोइटिन को मैं बताऊँ तो ये एक इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है और उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आपके ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में। तो
जब तक इरेथ्रोपोएटिन आपका सीक्रेट नहीं होता, आपके बोन मैरो से कोई भी ब्लड सेल्स नहीं बनती है। तो इसका नेचर पूछा गया है, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन में आता है, ग्लाइकोप्रोटीन इसका नेचर रहता है। और इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट रेड सेल प्रोडक्शन सीक्रेटेड बाय, तो इसमें बताया है कि अब यहाँ पे लीवर से तो है नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर चूज़ करना है। तो बोन मैरो से कभी नहीं सीक्रेट होता है, स्प्लीन से भी कभी नहीं सीक्रेट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो जाके आपकी सारी जो ब्लड सेल्स हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका डिस्कार्ड मतलब कि डिग्रेडेशन होता है। और लीवर में भी ऐसा कोई एंजाइम नहीं बनता है, तो आपको इस जगह किडनी ही चूज़ करनी पड़ेगी। अब इसके बाद है कि आफ्टर बर्थ ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, आफ्टर बर्थ तो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? जब आपका मतलब जस्ट आफ्टर आपके किसी भी बर्थ के बाद, तो लीवर से नहीं प्रोड्यूस होती हैं, स्प्लीन से नहीं प्रोड्यूस हो सकती, येलो बोन मैरो से भी नहीं प्रोड्यूस होती। तो उसका आंसर यही बनता है कि रेड बोन मैरो से आपकी सारी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। ये जब मैं आपको यूनिवर्स चैम्बर्स के बारे में बताऊंगी तब आपको पता पड़ेगा कि क्या होता है चार्जिंग और ओवर चार्जिंग। ये सारे अलग थ्योरी से रिलेटेड हैं। मैं बाकी सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए इसमें से। तो अब इसमें ये जो बनता है कि व्हाट इज़ द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो इसका आंसर 7.2 माइक्रोमीटर होगा। बार बार बताया है कि एवरेज डायमीटर जो आपका रेड ब्लड सेल्स का होता है वो 7 से 7.2 तक लाई कर सकता है। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं ये सारे सिंपल ही हैं, जोड़े से भी आपसे रिलेटेड है, तो इनको आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नहीं, इसमें द सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी इज़ नियरली 163 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो एरिया है तो स्क्वायर से शो हो गई और 163 रहता है, ये भी एक याद रखने वाला क्वेश्चन है। अब ये भी थ्योरी से रिलेटेड है कि एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज। अगर बताया था कि साइज से अगर कोई रिलेशन है तो आपको मैक्रो और माइक्रो टर्म यूज़ होता था। बाकी ये टर्म भी आते हैं एनाइसोसाइटोसिस और प्रोक्लियोसाइटोसिस, तो इनका भी काफ़ी रोल है। जब भी आपका साइज से होगा तो एबनॉर्मल वेरिएशन होता है, तो पहले जो यूज़ होगा उसके सिंपल मतलब साइज को डिफाइन करने के लिए तो आपको एनाइसोसाइटोसिस बोलना पड़ेगा। सिंपल मीनिंग आप उसकी थ्योरी में एनाइसोसाइटोसिस से आप उसको देख पाएंगे कि अगर साइज़ में वेरिएशन हो रहा है किसी की आरबीसी में तो ये टर्म आपको मिलेगा। बाकी उसके बाद ये तो आपको रिपोर्ट में मिलता है, अगर छोटी है तो माइक्रो और बड़ी है तो मैक्रो, ये इसके अंदर आते हैं। बट सिंपल मीनिंग में आपको एनाइसोसाइटोसिस मिलेगा। इसी तरीके से पोक्लियोसाइटोसिस का भी बताया था मैंने वर्क आपको कि पोक्लियोसाइटोसिस से शायद उसके शेप से होता है, जब वो कोई अपना डिफरेंट शेप ले लेती है। डियर ड्रॉप सेल जैसे कि बताया था आपको, ये सारे सब शेप लेती है, तो उसको आप पोक्लियोसाइटोसिस से डिफाइन करते हैं। अब आते हैं इसमें और सिंपल क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि द नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ मैच्योर रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट, तो 120 और प्लस 20 डेज यही होता है, यही इसका नॉर्मल लाइफ स्पान होता है मैच्योर रेड ब्लड सेल्स का। इसके बाद आपकी जितनी भी आरबीसी हैं वो स्प्लीन में जाके डिग्रेड हो जाती हैं। ये भी एक सिंपल है कि आरबीसी काउंट ऑफ कैपिलरी ब्लड इज देन वेनस ब्लड।
जो आपकी आरबीसी जो है कैपिलरी ब्लड में काउंटिंग क्या रहती है कंपेयर टू वेनस ब्लड से। कैपिलरी ब्लड से रिलेशन यही है कि जब आप कभी भी फिंगर प्रिक करते हैं तो वहाँ पे आपको कैपिलरी ब्लड मिलता है, और जब आप किसी वेन पे एंटीक्यूवाइटल फोसा एरिया अथवा कहीं जहाँ पे वेन अक्सर प्रोमिनेंट फॉर्म में पाई जाती हैं, अगर वहाँ पे आप प्रिक करके लेते हो तो फिर वेनस ब्लड कहलाता है। तो क्या काउंटिंग रहती है कंपेयरिंग में आरबीसी की, तो इसका आंसर है लेस। तो आरबीसी काउंट आपको कैपिलरी ब्लड में ऑब्वियस सी बात है कब मिलेगा, वेनस ब्लड से, क्योंकि ब्लड का अमाउंट भी कम रहता है। एट बर्थ व्हाट इज़ द काउंट ऑफ आरबीसी इन पर कम ऑफ ब्लड। तो क्या काउंटिंग रहती है आरबीसी की जब आपके न्यूनेट की बर्थ होती है, तो उस समय ब्लड की काउंटिंग ब्लड रेड ब्लड सेल्स आपके पर क्यूबिक ब्लड में रहता है 6 to 7 मिलियन। तो 6 to 7 मिलियन आपका ब्लड मिनिमम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। इन एबनॉर्मल बिगर रेड सेल्स द क्वांटिटी ऑफ इज इंक्रीज्ड। तो जब आपका एबनॉर्मली रेड सेल्स बड़ी हो जाती है तो क्या चीज़ उसमें इंक्रीज़ करती है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आरएनए, जब भी आपकी रेड सेल्स बड़ी हो जाएगी साइज़ में, तो आपका उसमें आरएनए का क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन आपका बनता है डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट लीड्स टू एबनॉर्मल बिगर रेड सेल्स। तो इस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आपकी रेड सेल्स जो है वो बड़ी हो जाती है एबनॉर्मली। तो आपका क्वेश्चन विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से आपकी जो रेड सेल्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MCHC इज ग्रेटर देन 35 ग्राम पर लीटर इन एब्जर्व्ड इन। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 35 ग्राम पर लीटर ही होती है। उससे ज़्यादा होने पे आपको कौन सा एनीमिया मिलेगा, तो इसका जो रिलेशन होता है वो आपके हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से होता है। तो जब ये हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आपको 35 ग्राम पर लीटर से पर क्यूबिक ब्लड पे ज़्यादा मिलेगी, तो आपका इसमें हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और मिलेगा, एनीमिया ही का फॉर्म होता है। तो ये एक MCHC वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट सिंपल क्वेश्चन आप देखें। हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड बाय आरबीसी पर हावर। ये भी एक 100 जूल इसका आंसर होगा, बट ये सिंपल क्वेश्चन में नहीं आता। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट मीन्स रेड ब्लड सेल्स का ही एक नाम होता है। एरिथ्रोसाइट्स के लिए इसको डिफाइन करते हैं, तो ऑल ऑप्शन है इसका आंसर। एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि उसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का एक फंक्शन रहता है, तो इस वजह से वो एसिड बेस बैलेंस भी अच्छे से मेंटेन रखता है। मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड और आयरन बैलेंस, ये सारे काम आपके एरिथ्रोसाइट्स के रहते हैं। तो क्योंकि ब्लड का अपना एक पीएच होता है, तो जब उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए आपके ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। एसिड बेस बैलेंस भी रखना पड़ता है, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी रखनी पड़ती है, और आयरन बैलेंस भी रखना पड़ता है। तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी फंक्शनिंग। इसमें कहा गया है कि आरबीसी की फंक्शन के लिए कौन सा एनर्जी सोर्स रहता है। तो बोथ ए एंड बी, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, दोनों टर्म आपको यहाँ मिलते हैं।
जब आपके पास ऑक्सीजन है तो उसमें ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है उससे जो एनर्जी मिलती है उसे आरबीसी अपनी फंक्शन सही से करती है। और जब ऐसा नहीं होता है तो आप एनारोबिकली भी आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उस केस में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन आपके मसल्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मसल्स पेन और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट आरबीसी को तो एनर्जी चाहिए, तो चाहे एरोबिक हो और चाहे एनारोबिक हो आपके ये फंक्शन दोनों होते हैं। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस इज कास्ट ड्यू टू। अब प्री हेपेटिक जॉन्डिस किस वजह से होती है, ये क्वेश्चन भी एक बनता है। तो एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है जिस वजह से आपको प्री हेपेटिक जॉन्डिस देखने को मिलती है। RDW आपको रिपोर्ट्स में मिलता है देखने को, तो ये क्यों डिफाइन किया जाता है, तो ये आपको हेट्रोजेनेसिटी ऑफ द रेड सेल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बार बार इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो उस चीज़ को RDW डिफाइन करता है। ये स्टेन से रिलेटेड है, तो जब स्टेन वाले पोर्शन आपको बताऊंगी तो बताऊंगी इससे। फिर से वही वाले क्वेश्चन आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो 7.29 माइक्रोमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द आरबीसी इज नियरली 163 माइक्रोमीटर स्क्वायर। और एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज एनाइसोसाइटोसिस। और ये भी एक सिंपल है, द रिमेनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियाई व्हिच परसिस्ट इन द रेड ब्लड सेल्स इन सम एनीमियाज इज नोन एज। जो जिस तरीके से मलेरिया में एक टर्म यूज होता है कि जब रिमेनेंट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट रह जाता है तो उस केस में आपको गैमेटोसाइट्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से रिमेनेंट्स ऑफ न्यूक्लियाई जब आपके रेड ब्लड सेल्स में रह जाता है तो कौन सा एनीमिया, तो कौन सी एनीमिया में आपको ये रिमेनेंट्स ऑफ न्यूक्लिया देखने को मिलता है, ये टर्म है। तो बोथ PNC, कैबेट्स रिंग एंड हॉवेल जॉली बॉडीज। सम एनीमिया के केस में आपको कैबेट्स रिंग और हॉवेल जॉली बॉडीज देखने को मिलती हैं। जब ये दोनों आपको देखने को मिलेंगी आपके आरबीसी के अंदर रिमेनेंट्स फॉर्म में, तो आपको एनीमिया होगा। और ये सारे टर्म आपके आरबीसी से रिलेटेड है। तो ये रेड सेल्स व्हिच इज स्फेरिकली स्मॉलर इन डायमीटर, मोर डेंस एंड ऑस्मोटिकली मोर फ्रेजाइल इज नोन एज। तो स्फेरोसाइट्स इस टर्म को बोलते हैं। जब आपकी रेड ब्लड सेल्स स्मॉलर इन डायमीटर हो जाती है और बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है, मतलब कोई भी अंदर की स्ट्रक्चर उसमें नहीं दिखता है, मतलब स्टेन किससे रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा स्टेन रहती है। ऑस्मोटिक मोर फ्रेजाइल, मतलब ऑस्मोटिकली वो बहुत ज़्यादा फ्रेजिलिटी शो करती है, तो उसको स्फेरोसाइट्स बोलते हैं। फंक्शन तो सारे हैं, सीवेज बैलेंस ये भी बताया। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अनदर दूसरे कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर